नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है, अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार दिल्ली का कोविड-19 आर वैल्यू इस हफ्ते 2.1 दर्ज किया गया है। ये कोविड-19 के फैलने का संकेत देता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमित हर व्यक्ति 2 अन्य लोगों को संक्रमित कर रहा है। आर यानी प्रजनन मूल्य ये दर्शाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति और कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। अगर ये 1 से नीचे चला जाता है तो इसे महामारी का अंतिम दौर मान लिया जाता है। कंप्यूटेशनल मॉडलिंग द्वारा प्रारंभिक विश्लेषण आईआईटी मद्रास के गणित विभाग और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर नीलेश एस उपाध्याय और प्रोफेसर एस सुंदर ने की थी। वहीं अगर पूरे देश की बात की जाए तो इस वक्त भारत का आर वैल्यू 1.3 है। वहीं राजधानी में नए कोविड आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1094 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई है। पॉजिटिविटी रेट 4.82% है। अब एम्स के प्राइवेट वार्ड में इलाज कराना और महंगा हो सकता है। प्राइवेट वार्ड का चार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इस प्रस्ताव के अनुसार 1 से 3 हज़ार तक प्राइवेट वार्ड का चार्ज बढ़ाया जा सकता है। साल 2011 के बाद फिर से एम्स प्रशासन प्राइवेट वार्ड का चार्ज बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डी.के. शर्मा ने कहा है कि अभी प्रस्ताव पर ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि प्राइवेट वार्ड का चार्ज बढ़ाने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन प्रोसेस है और सालों बाद इस चार्ज को बढ़ाया जा रहा है। एम्स की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार अभी कुल 3,194 बेड्स हैं, जिनमें से 288 बेड प्राइवेट वार्ड में हैं। एम्स के प्राइवेट वार्ड में इलाज का खर्च मरीज को उठाना पड़ता है। खाने पीने से लेकर रूम रेंट और इलाज जांच का खर्च मरीजों को उठाना पड़ता है। बता दें कि अभी एम्स में एक दिन का रूम रेंट एक कैटेगरी डीलक्स रूम के लिए 3,000 रुपये लिया जाता है और 200 रुपये डाइट का अलग से। एक बार में 10 दिन के लिए रूम की बुकिंग होती है और उसके लिए रूम रेंट और डाइट को मिलाकर 32,000 रुपये जमा करने होते हैं। बी कैटेगरी के रूम के लिए एक दिन के लिए 2,200 रुपये जमा करने होते हैं। दिए गए प्रस्ताव के अनुसार डीलक्स रूम का रेंट दोगुना हो जाएगा, जिससे अब एक दिन का रेंट 3,000 से बढ़कर 6,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। केजरीवाल सरकार ने राजधानी के 300 होटलों को सीलिंग से बड़ी राहत दी है। सरकार ने नए आदेशों के बाद इन होटलों पर लटकी सीलिंग की तलवार अब हट गई है। दिल्ली सरकार के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की ओर से करोल बाग और पहाड़गंज क्षेत्र के 300 होटल मालिकों को होटल को सील करने के नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब सरकार ने इस नोटिस को कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें कि एसडीएम करोल बाग की ओर से कार्रवाई करते हुए 10 होटलों को पहले ही सील किया जा चुका है, लेकिन अब सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से रोजी रोजगार का दंश झेल रहे इन होटल मालिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि इन होटलों के सील नहीं करने से हजारों लोगों को मिल रहे रोजगार से वंचित होने से बचाया जा सकेगा। एक तरफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी के अतिक्रमण विरोध अभियान का मामला भी ठंडा ही नहीं हुआ था कि राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने का विवाद सुर्खियां बटोरने लगा है। अलवर के राजगढ़ कस्बे में मंदिर को अतिक्रमण के तहत तोड़ा गया है, जिसके बाद बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने केंद्र सरकार की ओर से जारी एक लेटर को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें दिल्ली के एक मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया है। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को गिराने पर तेज हुए विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने केंद्र द्वारा जारी एक पत्र साझा किया है, जिसमें दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में एक मंदिर को गिराने का आदेश दिया गया है। लेटर में बताया गया है कि धार्मिक संरचना बिना किसी प्राधिकरण के सरकारी भूमि पर बनाई गई थी। पत्र में आदेश दिया गया था कि 7 दिनों के भीतर जमीन खाली करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जहांगीरपुर हिंसा मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा को रोकने की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। उसने इसके लिए 7 दिन पहले एक मीटिंग भी की थी। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अंसार ने जहांगीरपुर के कुशल चौक पर 30 लोगों के साथ बैठक की, जिसमें योजना बनाई गई कि वे जुलूस को कैसे रोकेंगे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने कहा कि आरोपी ने कई घरों की छत पर लाल रंग के पत्थर जमा किए थे। ये सब पहले से ही प्लान था। बाद में आरोपी ने पूरी छत को धोया। ये सबूतों को नष्ट करने के लिए किया गया था। राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गियां हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के सामने पीड़ित झुग्गी वालों की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने इस मामले में जल्द सुनवाई की गुहार शुक्रवार को लगाई थी। पीठ ने कहा कि सोमवार यानी 25 अप्रैल को सूचीबद्ध करेंगे। विकास सिंह ने बेंच को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की पुनर्वास मुहैया कराने के बाद ही उजाड़ने की प्रार्थना अस्वीकार करते हुए एकल जज पीठ के आदेश में कोई तब्दीली करने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट का झुग्गियां तोड़ने से सुरक्षा का आदेश सोमवार तक ही है, लिहाजा कोर्ट इस मामले में स्टेटस को यानी यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दे।
राजधानी में यमुना को साफ करने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा की एक सर्वे रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में 18 से 12 नाले अभी भी यमुना में गंदा पानी छोड़ रहे हैं। एनएमसीजी ने ये सर्वे रिपोर्ट दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली जल बोर्ड को भेजी है। राजधानी में यमुना का 22 किलोमीटर का हिस्सा है। ये वजीराबाद से ओखला तक है। इस हिस्से में 18 मुख्य नाले गिरते हैं। हालांकि पूरी यमुना का ये महज 2 हिस्सा है, लेकिन इसी हिस्से को सबसे अधिक प्रदूषित माना जाता है। एनएमसीजी ने डीपीसीसी और डीजेपी से इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बात कही है और दोनों से इसके लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं डीजेपी अधिकारियों के अनुसार 18 में से 13 नालों को इंटरसेप्टिंग सीवर के तहत ट्रैप किया जा चुका है। ये गंदे पानी को इकट्ठा कर सीधे एसटीपी में ले जाता है और एसटीपी से पानी ट्रीट होने के बाद ही यमुना में जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग शौचालय का इंतजाम करने के लिए कहा है। ट्रांसजेंडर्स की एक याचिका पर विपिन सांघी की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग टॉयलेट्स को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, इसकी भी एक रिपोर्ट कोर्ट में देनी होगी। कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स की दूसरी सुविधाओं को लेकर भी दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। फिलहाल ट्रांसजेंडर्स दिव्यांगों के लिए बने शौचालय का इस्तेमाल कर सकेंगे। गौरतलब है कि डीएमआरसी के स्टेशनों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय का इंतजाम किया गया है। इसके तहत ट्रांसजेंडर अब मेट्रो स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए बने शौचालयों का इस्तेमाल कर सकेंगे। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिला के एंटी नारकोटिक सेल ने ड्रग्स गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में नारकोटिक सेल एक महिला के साथ 3 इंटरस्टेट ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तीनों तस्कर ओडिशा से गांजा तस्करी कर दिल्ली लाते थे। गिरफ्तार विनोद उर्फ सुनील, शीला और इकबाल के कब्जे से करीब 38 किलो गांजा, 1 TSR और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। राजधानी में 2 दिनों की राहत के बाद मौसम में बदलाव के बीच एक हफ्ते के भीतर दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार हो जाएगा। लू का दौर फिर लौटेगा। 28 अप्रैल के लिए तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तेज धूप के बीच भीषण गर्मी का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग इस बार अप्रैल से लेकर जून तक भीषण गर्मी का पूर्वानुमान जता चुका है कि दिल्ली एनसीआर में गर्मी के पिछले कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।